नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है दीपावली का शुभ पर्व है, जो प्रकाश का पर्व माना जाता है। इस प्रकाश के शुभ पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये प्रकाश का त्यौहार दोस्तों जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां एवं समृद्धि तथा अपार हर्ष से आपके जीवन को भर दे। ये प्रकाश का पर्व सदैव ही अंधकार को दूर करने के लिए, ज्ञान चक्षु बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करता है। त्यौहार हमें सदैव ही एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं और भाईचारे का संबंध स्थापित करते हैं, और सभी जो है अपने खुशियों को मिलजुल करके समाज में बांटते हैं। तो आज प्रकाश के त्यौहार पे मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो गुप्तोत्तर काल के बारे में हैं। तो आइए हम जानते हैं। पहला पॉइंट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना दोस्तों ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग के द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम ने किस वंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की थी। और दंतिदुर्ग ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः घोड़ों का आयात किया जाता था। घोड़ों का आयात कब किया जाता था? तो गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः जो है घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी दोस्तों जो ध्यान रखिए, कन्नौज में किसकी राजधानी स्थित थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सम्राट हर्षवर्धन अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में दो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में दो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। कितने? दो बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा जो है कहाँ पे किया गया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। किसका आयोजन, महासम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो बौद्ध महासम्मेलनों का। बाल विवाह की प्रथा ध्यान रखिए दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण शासकों के काल में जो है आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा कुषाण वंश के शासकों के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सिंचाई कर को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक भागम। क्या कहलाता था? विदक भागम दोस्तों जो है सिंचाई कर को कहा जाता था। प्राचीन समय में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता है। यह विदक भागम क्या है? तो ये सिंचाई कर है। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में क्या था? अवंती युद्ध और शांति का क्या था? प्रशासक था, यह अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत हैं। सिंहनाद को दोस्तों जो है सेनापति कहा जाता था। वहीं जो है कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था। कुंतल अश्वसेना का प्रधान कुंतल कहलाता था। स्कंदगुप्त जो है हस्त सेना का प्रधान था, यानी हाथियों का सेना का प्रधान जो है स्कंदगुप्त था। सामंत या महाराज किसके अधिकारी होते थे? नागरिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कहता। नागरिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सामंत अथवा महाराज हुआ करता था। सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का हाथी सेना का प्रधान हुआ करता था। सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का सामंत हुआ करता था। नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के उपकरण एवं लोहे के यंत्रों तथा उपकरणों के लिए
वह कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तीसरे स्थान में वारंगल प्रसिद्ध था। वहीं बात करते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान जो है प्रतिष्ठान को माना, यानी प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। हर्षवर्धन का शासनकाल दोस्तों 606 ईस्वी से 641 ईस्वी तक माना जाता है। और हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ से शासन किया था? थानेश्वर से कन्नौज, यानी हर्षवर्धन शासन थानेश्वर से कन्नौज तक, यानी अपनी राजधानी को भी इसने, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से हस्तांतरित करके कन्नौज भी ले गया था। थानेश्वर से हस्तांतरित करके कन्नौज ले गया था। वहीं बात करते हैं, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? औरंगाबाद महाराष्ट्र के बाणभट्ट रहने वाले थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। वही बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार राज्य में स्थित है और इसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने स्थापना किया था। वेनसांग हर्षवर्धन, वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये बात ध्यान रखिए। वेनसांग जो है किसके काल में आया था? तो वर्धन वंश के शासक सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नारियल की खेती का प्रारंभ जो है सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। नारियल की खेती का प्रारंभ सातवाहन वंश के काल में की गई थी, यानी ये प्रश्न उठता है कि सातवाहन काल में किसकी खेती की गई? नारियल की खेती की गई थी। ये नारियल की खेती का प्रमाण जो है सातवाहन वंश में, प्रारंभ जो है सातवाहन वंश के काल में किया गया था। कौशे शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया जाता है। कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो दोस्तों जो है कन्नौज था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज था। ये ध्यान रखिए, कन्नौज जो है गुप्तोत्तर काल में एक प्रमुख जो है व्यापारिक केंद्र था। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा, यानी सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। किसके शासनकाल में? यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। उस समय जो वेनसांग जब भारत की यात्रा किया था उस समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो भूमि का स्वामित्व जो है ग्राम सभा के पास हुआ करता था। भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के पास हुआ करता था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। और वही बात ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, जो है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और भीनमाल की यात्रा चीनी यात्री वेनसांग ने की थी। भीनमाल की यात्रा चीनी यात्री वेनसांग ने की थी, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। अब आगे बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों ध्यान रखिए किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में माना जाता है। यानी हर्ष के 3 नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कौन कौन थे? 3 नाटक थे हर्ष के। कौन कौन थे? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका 3 जो है हर्ष के नाटक थे। ये ध्यान रखिएगा, मिलान करने के लिए कभी भी दे देता है यार, कह देगा इसमें से एक नहीं है, हर्ष के नाटक में से एक नहीं है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 बातें ध्यान रखिए कि हर्ष का नाटक था। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। जजमानी प्रथा के बारे में ध्यान रखिए। जजमानी, प्रश्न उठता है कि किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ?
तो उत्तर गुप्त काल के समय में। उत्तर गुप्त काल के समय में जजमानी व्यवस्था का क्या हुआ, एक समाज संरचना का भारत में प्रसार हुआ। चीन में दूध भेजने वाले शासक, तो चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन कौन थे? हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। वहीं नरसिंह द्वितीय ने, जो पल्लव वंश का शासक था, नरसिंह द्वितीय ने भी चीन में अपना राजदूत भेजा था। यशोवर्मन की बात करें तो यशोवर्मन जो कि कन्नौज वंश का शासक था, इसने भी चीन में अपने राजदूत को भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम जो कि चोल वंश का शासक था, इसने भी चीन में क्या किया था, चीन में राजदूत को अपने, चीन में दूध भेजने वाला शासक था। ये सभी के सभी जो है कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश, यानी हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था, चीन में अपने दूत भेजा था। नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंशी शासक की नरसिंह द्वितीय ने भी चीन में अपने दूत को भेजा था। यशोवर्मन कन्नौज वंश का शासक था, जिसने चीन में अपने राजदूतों को भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंशी शासक था, जिसने चीन में अपने दूतों को भेजा था। वहीं बात करते हैं मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का निर्माण जो कि काठियावाड़ में है, इसका जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। क्या था? शक शासक रुद्रदामन। कौन सा शासक है? शक शासक रुद्रदामन ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये राष्ट्रीय प्रकाशित पर्व को खूब खुशियों से आप लोग मनाएं और आनंदित हों, ताकि आपका जीवन सदैव ही सफल रहे। धन्यवाद।